नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और क्वेश्चन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात, साल 2016 में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत रही, वो थी कैश की किल्लत। नोटबंदी का फैसला सबसे बड़ा फैसला था और अब जो मियाद प्रधानमंत्री ने जनता से मांगी थी वो खत्म होने वाली है। पीएम मोदी ने देश की जनता से समय मांगा था 30 दिसंबर तक का। देश में नोटबंदी के ऐलान के लगभग 48 दिन हो गए हैं, लेकिन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। उम्मीद है कि नए साल पर भी लोग लाइन में लगने को मजबूर होंगे, ऐसी आशंका है। आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। गोवा के मन से पीएम मोदी ने ताल ठोककर देश की जनता से 50 दिनों का वक्त मांगा था। जनता ने मोदी को 50 दिन दिए भी, लेकिन अब 50 दिनों की मियाद खत्म होने जा रही है। हालांकि 30 दिसंबर तक लोगों के पास पैसा जमा कराने का मौका जरूर है, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि कैश की किल्लत अभी खत्म होने वाली नहीं है। पहले के मुकाबले एटीएम में पैसे तो बढ़े हैं, लेकिन कैश की लिमिटेड निकासी ने समस्याएं भी बढ़ाई हैं। एटीएम की कतारें कई जगहों पर छोटी हो गई हैं, लेकिन लोगों को कड़की दूर होने का अब भी इंतजार है। बताया जा रहा है कि नए साल पर भी एटीएम और बैंक से कैश निकालने की लिमिट जारी रह सकती है। नए नोट छप नहीं पाने के चलते आरबीआई की सप्लाई की प्रोसेस धीमी पड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि लिमिट हटाने से बैंकों के लिए कैश फ्लो को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी भी अब यही कह रहे हैं कि समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। हालात में सुधार तो हुआ है, लेकिन विपक्ष नोटबंदी के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सबसे ज्यादा वार राहुल गांधी कर रहे हैं। नोटबंदी का जो निर्णय था, ये ना काले धन के खिलाफ था, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ था, हिंदुस्तानों के मजदूरों के खिलाफ था, हिंदुस्तानों के मिडिल क्लास के खिलाफ था। और यहां जो हमारी बहनें बैठी है, हमारी जो माताएं बैठी है, इनके खिलाफ एक निर्णय था। जाहिर है देश में लगातार कैश फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन हालात को अभी सामान्य होने में वक्त लगेगा और ये बात सरकार भी मान रही है। टीम न्यूज नेशन। और नोटबंदी लागू होने के पूरे 50 दिन होने वाले हैं और विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा और विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की बात तो कई बार करता रहा, लेकिन जब जब ये प्लान बना इसमें फूट पड़ गए और विपक्ष की एकता नजर कभी नहीं आई। 27 दिसंबर को विपक्षी दलों ने एक होकर बैठक करने का फैसला किया था। कांग्रेस की अगुवाई में होने वाली मीटिंग में वाम दलों ने बैठक से किनारा कर लिया। जेडीयू के बैठक में शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। जेडीयू ने बैठक से पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मांग की। ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेने के लिए हालांकि जरूर दिल्ली पहुंच गई हैं। तो जब खुद में नहीं है एका, तो फिर कैसे घेरेंगे सरकार को, ये सवाल लगातार उठ रहा है। विरोध से पहले ही विपक्ष में फूट है। इससे पहले भी जब विरोध हुआ था तब भी विपक्ष अलग थलग ही नजर आया था। हालांकि नोटबंदी के फैसले पर सरकार जो है अपने आप को पूरे बटा पूरे नंबर दे रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। नोटबंदी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है और गडकरी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद हो रही कैश की किल्लत 30 दिसंबर के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया है नितिन गडकरी ने। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा है कि ईमानदारों को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों की सुविधा के लिए ही बार बार बदले गए हैं ये फैसले। तो क्या कुछ कहा न्यूज नेशन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, स्थिति में फ़र्क पड़ रहा है। एटीएम के ऊपर 10 दिन पहले जो लाइनें थी वो आज नहीं है और 30 तारीख के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और कोई भी बड़ा अगर यश मिलाना है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत पेन हमको बड़े गेन के लिए लेना पड़ता है। तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे इकोनॉमी में कुछ दिन अभी तकलीफ़ हुई है, पर जैसे प्रधानमंत्री का विश्वास है कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों की तकलीफ कम हो जाएगी। बार बार आरबीआई के नियमों को बदलने पर भी गडकरी ने सफाई दी है। न्यूज नेशन के साथ खास बातचीत में बोले हैं कि नियम बदलना लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला था।
देखिए, ये हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज करने वाला एक बड़ा निर्णय किया है और इस निर्णय में कुछ निर्णय करते समय परिस्थिति को देखते हुए, लोगों की राहत देते हुए कभी कुछ निर्णय में बदल भी करना पड़ा। तो मुझे लगता है इसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों को तकलीफ ना हो। ऐसा निर्णय करते समय अगर एक आधे निर्णय में कुछ बदल हुआ, कुछ सुधार हुआ तो जनता के हित में होता है और ऐसे निर्णयों को समय समय पर बदलना, यानी सरकार कन्फ्यूज करना, आरोप करना पूरी तरह से अन्यायकारक है। लोगों की सुविधा को देखते हुए और ज़्यादा सुविधा कैसे दी जा सकती, इसके ऊपर निर्णय में सुधार किया जाता है। इस बीच गडकरी ने बातचीत के दौरान कहा कि नोटबंदी के बाद उन्होंने पहली बार कार्ड का इस्तेमाल खुद किया। एक्चुअली ये बात ज़रूर है कि मैं जब फ्लाइट में गया था और मुझे चाय पीना था तो मेरे पास पुराने नोट थी। जिस दिन निर्णय उसके दूसरे दिन की बात थी। तो फिर मेरे पास कार्ड था, मैंने कभी यूज़ नहीं करता था, तो मैंने तुरंत उनको दिया। तो मैंने पहले पूछा कि पुराने नोट चलेगा क्या, तो बोले नहीं। तो मैंने तुरंत कार्ड दिया। उसने बोला पहले चला के देखो चलता है क्या, बोले चलता है। मतलब फिर मैंने चाय लिया था। तो यानी कि नोटबंदी से पहले आपने कभी डेबिट कार्ड यूज़ नहीं किया? नहीं, वो यूज़ किया है होटल में वगैरह, पर काम नहीं पड़ता। हमारे टिकट बुक हो जाते हैं, मार्केटिंग में कभी जाता नहीं, सब्जियां खरीदता नहीं। ज़्यादातर होटल में या कहीं इधर ही ऊपर में आते हैं कुछ चीज़ खरीदनी एयरपोर्ट पे इधर उधर। तो नोटबंदी के फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि सरकार लोगों को बड़ा तोहफा दे सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स में लोगों को छूट देकर बड़ी राहत दे सकती है, यानी कि इतने दिनों की जो परेशानी हुई है उस पर मरहम लग सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस तरह के संकेत पहले दे चुके हैं। नोटबंदी के बाद भले ही लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि बजट में सरकार आपके अच्छे दिनों का सपना पूरा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स लिमिट में छूट देने पर विचार कर रही है। But what you need is a broader base of economy for which you need a lower level of taxation. You need to manufacture products and provide services which are more competitive in character. And therefore your taxes will have to be globally compatible. अभी इनकम टैक्स पर छूट 2.5 लाख तक है। इसके ऊपर 5 लाख तक सरकार 10% के दर से टैक्स वसूलती है। सरकार टैक्स पर छूट 1 लाख तक बढ़ा सकती है, यानी ये 3.5 लाख तक होने की उम्मीद है। जानकार भी मानते हैं कि नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार को इस तरह के कदम उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को भी ये डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है कि उसने जो ये कदम उठाए थे वो कामयाब हो गए हैं और उससे लोगों को राहत मिलेगी। तो उसमें ये तो उम्मीद की जा सकती है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो टैक्स रेट है, उसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, कहीं ना कहीं छूट आएगी। जाहिर है सरकार के पास अब तक 12 लाख करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट जमा हो चुके हैं और सरकार भी लोगों को टैक्स में राहत देने के संकेत दे रही है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के मुद्दे पर अब कांग्रेस अपना हमला और तेज करने जा रही है। सरकार को घेरने के लिए जो कांग्रेस ने कोर टीम बनाई है उसमें अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को भी शामिल कर लिया जाएगा। यानी साफ है कि अब राहुल के बाद मैदान में प्रियंका गांधी भी सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस न केवल आक्रामक है बल्कि सरकार पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ सकती हैं। खबर है कि कांग्रेस ने नोटबंदी पर पार्टी का रुख तय करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम में प्रियंका गांधी भी शामिल है। हालांकि कांग्रेस इस बारे में मीडिया के सामने अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। देखेंगे हमारे हाईकमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या निर्णय लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। हम परसों जो मीटिंग हो जाएगी मालूम हो जाएगी। कांग्रेस भले ही कुछ भी इस बारे में बोलने से बचे, लेकिन यूपी चुनाव और पंजाब चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी से चुनाव प्रचार कराने की डिमांड कर चुके हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस कदम पर सवाल खड़े कर रही है। प्रियंका जी किसका कोई भी इम्पैक्ट एक आम नागरिक के जहन में होगा, इसलिए कि हर आदमी कहीं ना कहीं पीड़ित रहा है इनकी पॉलिसियों की वजह से, और इनकी सरकार की जो नीतियां रही हैं वो देश विरोधी रही हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने में पहले से लगी हुई हैं, लेकिन आलाकमान को ये लगने लगा है कि अगर राहुल और प्रियंका एक साथ नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोलेंगे तो इसका असर ज्यादा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और अब बात समाजवादी पार्टी में चल रहे सियासी दंगल की। चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन समाजवादी कुनबे में एक बार फिर चाचा और भतीजे में दंगल शुरू हो चुका है। इस बार लड़ाई टिकट के बंटवारे को लेकर। शिवपाल ने 175 लोगों की लिस्ट निकाल दी तो अखिलेश ने 404 उम्मीदवारों की लिस्ट नेताजी को सौंप दी। समाजवादी कुनबे में फिर मची कलह। टिकट बंटवारे को लेकर आमने सामने चाचा और भतीजा। विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक बिगुल न बजा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुनबे की कलह एक बार फिर पर्दे से बाहर आ रही है। बतौर पार्टी अध्यक्ष शिवपाल ने 175 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी तो अखिलेश यादव भी 403 उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर नेताजी के पास पहुंच गए। शिवपाल ने मुलायम सिंह के घर जाकर 3 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन जब शिवपाल बाहर आए तो मीडिया के सवालों को टाल गए। देखिए, आज किसानों की बात सुनो, और ये टिकट का तो मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी। शिवपाल भले ही कुछ न बोल रहे हों, लेकिन सूत्रों की माने तो टकराव की नौबत इसलिए ज्यादा है कि शिवपाल ने जिन लोगों के नामों का ऐलान किया है उससे अखिलेश यादव खुश नहीं हैं। शिवपाल ने अखिलेश समर्थकों को ज्यादा तरजीह नहीं दी है। शिवपाल की लिस्ट में बाहुबली नेता अतीक अहमद, पत्नी की हत्या के आरोपी अमन वेणी त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी के भाई सिबुतुल्लाह अंसारी का नाम था। चार्ज की बात करने वाला कौन होता है जब न्यायालय हमको रोकता नहीं है? संविधान अलाउ करता है, इलेक्शन आयोग परमिशन देता है, जनता चुनती है, उसके बाद इससे बड़ा कौन है? माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी लिस्ट में से इन लोगों का नाम काट दिया है। हालांकि अखिलेश भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छी सरकार हो किसी की तो लोग कहे कि हाँ ये अच्छे व्यक्ति को चलने दो, इसी में रहने दो, और अगर खराब हो तो कम से कम यहाँ से निकलें तो कहें इसको निकालो बाहर। इसलिए लोकतंत्र की ताकत है। जाहिर है, जिस तरह समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे की लड़ाई एक बार फिर सामने आ रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये लड़ाई वर्चस्व की ज्यादा नजर आती है। ये समाजवादी दंगल है। एक बार फिर अखाड़े में अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव हैं, लेकिन सियासत को समझने वाले ये बेहतर जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव धोबी पछाड़ के माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में मुलायम के इस दाव से किसकी जीत होगी और किसकी पट? जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो किस तरह से समाजवादी दंगल पार्ट 2 ये शुरू हो गया है। अखिलेश शिवपाल 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंप चुके हैं। 175 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो शिवपाल पहले ही जारी कर चुके हैं। शिवपाल समर्थकों के टिकट काटे गए हैं। आप ये देखिए कि अखिलेश ने 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी है। शिवपाल समर्थकों के टिकट अखिलेश ने अपनी सौंपी गई लिस्ट में काटी है। शिवपाल ने अखिलेश समर्थकों के टिकट काट दिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चाचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में उन्हीं की चलती है। भले ही सरकार में तुम मुख्यमंत्री हो और वहां से तुम मुझे कोई भी मेरी पसंद के शख्स को मंत्री पद से हटा दो, लेकिन यहाँ पर मेरी ही चलेगी। अखिलेश पूर्वांचल के बाहुबलियों के टिकट काटने के हक में है, वहीं शिवपाल कह रहे हैं कि पूर्वांचल के बाहुबलियों को टिकट बरकरार रहना चाहिए, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। तो अब चाचा भतीजा एक बार फिर आमने सामने हैं। पहले दंगल में लग रहा था कि अखिलेश जो हैं वो शिवपाल पर भारी पड़ गए हैं, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसमें शिवपाल यही संदेश देना चाहेंगे कि जब बात पार्टी की होती है तो उनकी कमान। इस बीच अखिलेश के अलावा आजम खान ने भी उम्मीदवारों के नामों की सूची सौंप दी, यानी कि सूची सौंपने वाले ज्यादा है। अब नेताजी तो वाकई में मुश्किल में फंस गए हैं भाई। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सूबे में सपा कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों को मायावती ने बीजेपी की साजिश करार दिया है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की हार का डर बताया है। साथ ही मायावती ने अपने वोटर्स से भी झांसे में नहीं फंसने की अपील की है। चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बीजेपी के इशारे पर ही इनके अपने खुद के नफे नुकसान को ही ध्यान में रखकर तब फिर होने वाला है। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इस चुनाव में अपना वोट बहुत ही सोच समझकर केवल ऐसी पार्टी को ही देना है जो अपनी पूरी ईमानदारी से इनके हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख सके। तो एक तरफ लोग नोटबंदी में नोटों को तरस रहे हैं, वहीं गुजरात में नोटों की बरसात हो रही है। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, यानी कि लोग तरसे, गुजरात में
भजन गायक पर करोड़ों बरसे। नोटों की बारिश, 10-10 रुपए के नोट उड़ाए जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 1.5 करोड़ रुपए की हुई बारिश। मंच पर बिछ गए 10 और 20 के नोट। कुछ इस तरह एक सिंगर पर हुई नोटों की बारिश। गुजरात के नवसारी में रविवार की शाम कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब यहां एक सिंगर पर लुटा दिए गए नोट। एक तरफ नोटबंदी की वजह से आम जनता कैश की कमी से जूझ रही है और पैसे निकालने के लिए लोग बैंकों के बाहर कतारों में खड़े हैं, तो वहीं गुजरात के नवसारी में लगता है नोटों को उड़ाना एक फैशन सा बन गया है। दरअसल रविवार रात को यहां भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें गुजराती कलाकार फरीदा मीर और माया भाई अहीर के भजन से लोग इतने खुश हुए कि यहाँ नोटों की बारिश शुरू हो गई। जैसे ही भजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, लोग एक के बाद एक 10 और 20 के नोटों के साथ मंच पर आ गए और गायक कलाकार पर नोट उड़ाना शुरू कर दिया। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सब के सब नोटों की बारिश में जुट गए। नोट को उड़ाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो मंच पर नोटों की चादर बिछ गई हो। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ और नोटों की गिनती की गई तो पता चला 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट बरसाए जा चुके थे। दरअसल ये कार्यक्रम गुर्जर क्षत्रिय कड़िया समाज की तरफ से हर साल किया जाता है। इस साल भी भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तरफ जहां देश में कैश की किल्लत है, तो वहीं इस कार्यक्रम में इतने सारे नोट कहां से आए। लोगों को जरूरत के हिसाब से नकदी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ सिंगर पर एक दो नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए लुटा दिए गए और उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात के राजकोट में 26 लाख के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जाली नोटों में 2000 और 5000 के नोट शामिल हैं। गिरोह का मुखिया अहमदाबाद का ब्रेड ब्रोकर बताया जा रहा है। पुलिस इनके दूसरे साथियों की तलाश में भी जुट गई है। और इस बीच नोटबंदी के दौरान किसानों के गुस्से की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई है। टमाटर का उचित मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने टमाटर बेचने की बजाय विरोध में सड़क पर ही फैला दिए। वो भी 10 या 20 किलो नहीं, पूरे 70 ट्रक टमाटर किसानों ने सड़क पर बिछा दिए और अपनी पूरी फसल का नुकसान कराना बेहतर समझा, बनस्पत इसके कि वो 1 रुपये प्रति किलो की दर से अपनी फसल का मूल्य लेते हैं। और अब बात सर्दी के मौसम की। दिसंबर का आखिरी हफ्ता और आसमान से बर्फ की बरसात शुरू हो चुकी है। पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे उत्तर भारत में बहुत जल्द ठंड अपना असर दिखाएगी। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी ने ही लोगों को मस्ती में नाचने और झूमने पर मजबूर कर दिया। आसमान से गिरती बर्फ ने यहां आए लोगों का मन मोह लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानी बर्फबारी के बीच खूब झूमे। पहाड़ों पर जमी बर्फ जन्नत से कम नहीं लग रही थी। कुछ सैलानियों के लिए ये ठंड मुसीबत नहीं, बल्कि सिर्फ मस्ती का बहाना है। आज जो मजा मिल रहा है बर्फबारी का, वो बहुत ही मजे से मजा आ रहा है। आज तो काफी ऐसा टाइम हमने कभी देखा ही नहीं। काफी पहले से हम यहाँ पे आ रहे हैं, कभी ये नजारा हमने कभी देखा ही नहीं। धर्मशाला में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सैलानियों को इंतजार इसके बढ़ने का है। मौसम का मजा लेने हजारों सैलानी पहले ही धर्मशाला पहुंच चुके हैं। पिथौरागढ़ का पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। सड़क किनारे बर्फ का ढेर लग चुका है। कुदरत का यह नजारा सैलानियों को खूब भा रहा है। वहीं जम्मू के राजौरी में भी बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। यहां भी हाईवे किनारे बर्फ के ढेर नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो सड़क पर बर्फ की एक परत सी बिछ गई है। बढ़ती सर्दी और गिरते तापमान ने घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। डल झील में शिकारों की रफ्तार अब थम चुकी है। झील पूरी तरह जम चुकी है। रुद्रप्रयाग में गिरते ओलों ने भी तापमान को कम कर दिया है। केदारनाथ धाम के आसपास बर्फ की चादर बिछ चुकी है।
नए साल का जश्न बर्फबारी के बीच मनाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं और इस बार बेहद मुमकिन है कि नए साल की शुरुआत भारी बर्फबारी के साथ होगी। मतलब लोगों को दोहरे जश्न का मौका मिल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। कानून के रखवालों पर कानून की हिफाजत का जिम्मा होता है, लेकिन अगर पुलिस वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखें तो फिर वर्दी के धौंस दिखाने लगे तो आप क्या कहेंगे? बिहार के वैशाली में ऐसे ही कई आरोप लगे हैं। आरोप है कि शहदेई थाना के एसएचओ संजय गौड़ ने शराब के नशे में उत्पात मचाया, अपनी गाड़ी से एक शख्स को टक्कर मारी और तो और आरोप यहां तक है कि संजय गौड़ ने अपनी पिस्टल दिखाकर धमकी भी दी। घटना रविवार देर रात की है। देवसिर बाजार में एसएचओ अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई और फिर एसएचओ साहब ने सड़क पर ही दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि एसएचओ संजय गौड़ शराब के नशे में धुत थे। पुलिस के इस रवैये पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने एसएचओ संजय गौड़ से हाथापाई की और बंधक बना लिया। लोगों ने एसएचओ के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज की है। और अब खबर कर्नाटक की चिंतामणि से, जहां एक भयानक हादसा हुआ। गैस सिलेंडर से भरे 2 ट्रक में आग लग गई और इसके बाद एक एक कर करीब 900 सिलेंडर्स में धमाका हुआ। हादसे में 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, तो वहीं गोडाउन का कुछ हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4 कर्नाटक के चिंतामणि में एक एक कर इन सिलेंडर्स में धमाका हुआ तो पूरा इलाका थर्रा उठा। 900 सिलेंडर्स देखते ही देखते खाक हो गए। करीब 9 मिनट में 900 धमाके हुए तो रात के सन्नाटे में पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना तेज था मानो बम फट रहे हो। दरअसल हादसा हुआ एक निजी गैस एजेंसी के गोडाउन के बाहर खड़े 2 ट्रकों में आग लगने की वजह से। ये ट्रक गैस के सिलेंडर से भरे हुए थे और जब गैस सिलेंडर आग की चपेट में आए तो धमाका शुरू हो गया। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है, हालांकि पुलिस तहकीकात कर रही है। आग की वजह से 2 ट्रक और एक बोलेरो कार जलकर खाक हो गए, तो वहीं गोडाउन का भी कुछ हिस्सा आग की चपेट में आ गया। हादसे में करीब 70 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। गनीमत ये रही कि गैस एजेंसी का गोडाउन रिहायशी इलाके से काफी दूर था, लेकिन सिलेंडर फटने की आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि घंटों तक यूं ही ये धमाका होता रहा। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चिकबल्लापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोदी के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।